स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। बीते चुनाव में सारी दुश्मनी भुलाकर मायावती ने जब सपा के साथ गठबंधन किया था तो बीजेपी को कोसने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। फिर गठबंधन से अलग होकर तमाम मौकों पर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन अब विधायकों की बगावत के बाद बहन जी ने सपा के खिलाफ खुलकर लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इधर कहने वाले ये कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर रही है, लेकिन इसमें वो अपना नुकसान कर लेंगी। चर्चा आज इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। अब बहन जी ने इंतकाम का बिगुल तो फूंक दिया, लेकिन क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया है या फिर इस गुस्से का अंजाम बीएसपी के लिए कोई नई उम्मीद होगा? क्योंकि यहां हाथी की चाल धीमी नहीं, यहां हाथी बैठा हुआ मालूम पड़ता है। क्या फर्क दिखाई देगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी से, अब्दुल हफीज गांधी जी समाजवादी पार्टी से, ओमकार नाथ सिंह हमारे साथ कांग्रेस से हैं, ब्रजेश शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, गौतम राणे सागर साहब दलित चिंतक हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से करते हैं। सवाल ये कि सर, हाथी दौड़ेगा या फिर कुछ और, क्योंकि इस घटनाक्रम का सियासी असर तो होगा ही। बिल्कुल ठीक है, सियासी असर तो होगा ही होगा। ये जिन दो दलों में गुत्थम गुत्था शुरू हुई है या दैतेरी की शुरू हुई, कुछ भी उसको फ्रेज कही दीजिए आप, ये दोनों दल उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर न्यूनतम 40% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो प्रतिक्रिया कैसे नहीं होगी? पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन में उलटफेर होगा। ये न्यूनतम 40% के दावेदार तो हर मौसम में रहे हैं। तो जब ये आपस में मल्ल युद्ध पर उतरे हैं कि मैं तेरा हाल खराब करूंगा, वो कह रहा मैं तेरा हाल खराब करूंगा, तो स्वाभाविक है उतने बड़े युद्ध के अनुगूंज से कहीं भाजपा प्रभावित होगी, कहीं कांग्रेस प्रभावित होगी, कहीं छोटे छोटे दल प्रभावित होंगे। वो प्रभाव तो पड़ेगा, बड़ी घटना का प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है दो तीन चीजें बड़ी बुनियादी हैं इस घटनाक्रम में जी। मायावती जी को जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ दो तीन प्रयोग किए, उस समय बसपा जीवंत थी और चढ़ाव पर थी। इस वक्त बसपा उतार पर है लंबे समय से, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि चुनाव में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल तो एक ही चीज से बनता है भैया, कि सरकार आए, कुछ काम धंधा चले। सरकार नहीं आई तो कोई धर्मशाला में रहने थोड़ी ना आता कार्यकर्ता। बिल्कुल। वो देख रहा है कि 2007 में विधानसभा के चुनाव में अंतिम विजय हुई बसपा की, उसके बाद से पराजय ही पराजय है। 2 चुनाव हुए और पराजय भी ऐसी कि भाई लोग 100 विधायक भी हो तो चलो सम्मानजनक पराजय। 14 की लोकसभा में 0 प्रतिनिधित्व था बसपा का लोकसभा में। 19 में इसलिए प्रतिनिधित्व हो गया कि अलायंस में गई बसपा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। तो क्या अब वो कितना लाभ दे पाएंगे, अपने लिए अर्जित कर पाएंगी? एक, वो भाजपा के साथ टैक्टिकल अलायंस करें या सीधी साझेदारी करें। मुझे इसका एक बाई प्रोडक्ट, इस मेन प्रोडक्ट से ज्यादा इसका बाई प्रोडक्ट महत्वपूर्ण लगता है। वो बाई प्रोडक्ट ये कि जो मैंने कल भी कहा था इसी मंच पर कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की दावेदारी की बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई। अखिलेश यादव को यहां पर लाभ हो जाएगा। बहन जी आज सारी बातें बोलती, बस ये ना अगर कहती कि हम भाजपा को भी सपोर्ट कर देंगे तो भी मामला ढका रहता। अब तो चद्दर हट गई, चीजें अनावृत हो गई। समाजवादी पार्टी के बेचने भर के लिए बस इतना ही कोट बहुत है कि हम सपा को हराने के लिए बस भाजपा को भी वोट कर देंगे। ये कैराना में,
ये अलीगढ़ में, ये बरेली में, ये रामपुर में, ये अमरोहा में ये वक्तव्य जब जाएगा तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, सहज रूप से लोग जान सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को भी तय करना होगा। हरीश श्रीवास्तव जी, हाथी घर में लाओ तो चौखट बदलवानी पड़ती है, नहीं तो हाथी चौखट ले डूबता है ना? ये तो पता ही है, पुराने अनुभव भी आपके साथ है। अब चिमटे से छुएंगे, क्या करेंगे, भैया दूज कराएंगे, जो भी फॉर्मेट आप रखेंगे नए स्नेह का, नए समझौते का, उसमें आपको भी चिंतन करना पड़ेगा। और दूसरा एक आज बहस में यह भी विषय है कि मायावती जी को आप ऑफर क्या करेंगे। वो आपके प्रति इतनी दयालु हैं, इतनी स्नेह सिक्त हैं, तो उसके एवज में कुछ देना भी होगा। और हरीश जी को पता नहीं स्मरण है कि नहीं, ब्रजेश जी तो हमारे समय में ही जागरण में थे, मेरे ख्याल से हम जब दिल्ली में थे तभी ब्रजेश बाबू लखनऊ में थे, है ना? तो कल्याण सिंह जी के कार्यक्रम में पता नहीं कहाँ हम लोग मिले थे, तब टकराए थे। बहुत पुरानी बात है, गांधी नगर या पता नहीं कहाँ, तो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी। तो इनको याद होगा मायावती उस पार्टी की उत्तराधिकारी हैं जिस पार्टी के संस्थापक के पास अटल जी का यह प्रस्ताव गया था कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन कांशीराम ने कहा था मैं राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं आया। राष्ट्रपति के पास क्या ताकत, मुझे सत्ता की चाबी चाहिए। तो अगर आपके मन में हो कि 2022 में जुलाई में वेंकैया नायडू सेवानिवृत्त होंगे तो उपराष्ट्रपति बना देंगे, तो मुझे लगता वो मामला बनेगा नहीं भाई ना। वो बहन जी के टेम्परामेंट से सूट नहीं करता। बहन जी उच्च सदन चलाएंगी बैठकर, अरे भगवान का नाम लो, कभी नहीं। ऐसे शोभा के पदों में उनकी रुचि नहीं रही कभी। तो डगर दोनों तरफ से कठिन है। ब्रजेश जी, क्या लगता है मित्र? अभी तक ये नारा लग रहा था बाजे पासा 19 में पलटाई मायावती अखिलेश, गाना बजा था, है? अब आपस में ही दे तेरे की हो गई। देखिए, लगातार जो लोग बसपा की राजनीति को देखते रहे हैं वो जानते हैं कि मायावती से लंबे समय तक आप नहीं निभा सकते। आप 1993 से मैं लेता हूं, कुछ दिन समाजवादी पार्टी से चली, फिर समाजवादी पार्टी के लोग इतने परेशान हो गए कि जब वो लखनऊ आती थी तो लोग पूछते थे कि आज क्या हुआ, क्या बोल लेंगे, कुछ बोली क्या कह गएंगे। उसके बाद उनका समझौता बीजेपी से हुआ और बीजेपी के लोग बाकायदे ये पता करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बोली, कुछ ज्यादा कठिन कहा क्या। उसके बाद नरसिम्हा राव से समझौता हुआ। हाँ। और काशीराम ने कहा था कि इस नरसिम्हा राव को ये हमने कटोरा ना पकड़ा दिया तो कुछ नहीं किया। आप याद करिए, मालूम है। हाँ। उसके बाद जिससे फिर बीजेपी समझौता हुआ, फिर भरी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा कि साहब मैं तो विधानसभा भंग करने जा रही हूं और आप क्यों आप गुस्सा है बीजेपी के मंत्री उसका। तो इसके बाद अति उत्साह का समय आया 2018। तब मुझे जब किसी डिबेट में मिलते थे समाजवादी पार्टी के लोग, कहते थे ये लोग चलाना नहीं जानते थे, हम लोग चलाना जानते, हम रिश्ता निभाना जानते हैं। ठीक। हाँ, और रिश्ता ऐसे निभाया कि अपना बहुत कुछ दिया मायावती को। वो तमाम सीटें दे दी जहां पर समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर लड़ सकती थी और समाजवादी पार्टी में इसकी गूंज हुई
बाकायदे मुलायम सिंह ने कहा कि बचा क्या है, क्या दे दिया, ठीक सबको बात। दे दिया उनको। बाकायदे मुलायम सिंह ने कहा इस बात, क्या परिणाम हुआ? कुछ परिणाम नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आज की गूंज है, ये समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने के लिए की गई है, क्योंकि बहुत दिन से वो समाजवादी पार्टी से नाराज थी। आप याद करिए, जो समाजवादी पार्टी से उनके संबंध बने थे वो भी राज्यसभा चुनाव को लेकर ही नहीं, शुरू हुआ। ब्रजेश शुक्ला एक सवाल है मेरा छोटा सा, उस पर छोटा कमेंट चाहूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। मेरी समझ ये कहती है, अगर मुस्लिम वोट बैंक के पर दावेदारी की जो लड़ाई दोनों दलों में है, एसपी बीएसपी में, अगर मायावती जी की आज की घोषणा से उसमें अखिलेश यादव की पार्टी को बढ़त मिलती है तो उनके लिए फायदा का सौदा है। अब मुसलमान में दुविधा नहीं रहेगी कम से कम कि बसपा को वोट करे अमरोहा में या सपा को करे, मुजफ्फरनगर में, जानसठ में, बागपत में किसको वोट करें, बरेली में। मुझे लगता है अगर मायावती भाजपा के साथ अलाइन होंगी तो वो वोट तो छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये बात मायावती समझ गई थी जी, ये समझ रही है बहुत दिन से कि मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं है। मैं विधानसभा के उपचुनाव को कवर कर रहा हूं, जो उपचुनाव साथ हो रहे हैं जी, केवल एक बुलंदशहर में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए चूंकि विकल्प नहीं है इसलिए मुस्लिम उधर जा रहा है, कहीं बसपा का नहीं जा रहा था। वो बसपा के लगातार मायावती के बयानों से आहत है, उसे लगता है कि मायावती बीजेपी ने हाथ मिला लिया है। ठीक बात। तो यही चीज अखिलेश यादव को मजबूती देगी। अखिलेश यादव के बैंक अकाउंट में बाकी चीजें तो दुरुस्त हैं, एक मुश्त मुस्लिम वोट उनको चाहिए जैसे किसी दौर में उनके पिता के पास था, उसके बिना बात नहीं बनती। और मायावती जी ने रास्ता खुद ही खाली कर दिया। एक ही सीट के लिए दो की दावेदारी थी, एक उठ के चला गया, अब वो दावेदारी इनकी हो गई। अब मैं आता हूं अपने मित्र हरीश जी के पास। हरीश जी, एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, जब कल्याण सिंह की मर्जी के बिना गठबंधन हो गया, उसमें लालजी टंडन, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी भूमिका थी। अडवाणी जी उतने सहमत नहीं थे, हो गया। मैंने कल्याण सिंह जी का एक इंटरव्यू किया, तो जो उनकी शैली है तो भी मतलब श्राद्ध जीवित में नहीं होते तो फिल्मों में भी डायलॉग लिख सकते थे। मैंने पूछा, कल्याण सिंह जी, बसपा के साथ भाजपा पर क्या इसका असर होगा? तो उनका होगा, मैं उद्धृत करता हूं स्मृति से, उनका, अग्निहोत्री जी, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड नुकसान हो रहा पार्टी का। ये शब्द थे कल्याण सिंह के। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अब तक भाजपा के जितने भी चेहरे हुए उसमें सबसे भास्वरित चेहरा कल्याण सिंह ही रहे। हरीश जी, जी, हमसे सुंदर सिंह भंडारी ने एक बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक कल्याण सिंह पैदा करने में हमको 35 साल लगे संघ परिवार को। हरीश जी, वही बसपा आपकी ओर फिर आ रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने न तो बहन जी का समर्थन मांगा है, न उनके समर्थन की दरकार जी। हमने तो कभी कहा नहीं कि हमको भारतीय बसपा के समर्थन की आवश्यकता है। और मायावती जी की जो प्रेस थी, जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही कि मैं तो अखिलेश की बहू को, वो पार्लियामेंट चुनाव हार गई थी, उसको राज्यसभा में समर्थन करना चाह रही, और मैंने मिश्रा जी को कहा था और मिश्रा जी ने फोन लगाया, उन लोगों ने फोन नहीं। तो ये भी तो बात मायावती जी ने कही जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने नीतियों, कार्यक्रमों और अपने नेतृत्व के बल पे जनता के बीच है। हरीश जी, ये सब बातें अच्छी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीति सिद्धांत पर, हम भी उसी मैदान में हैं, आप भी उसी मैदान में हो, दशकों बीत गए, हम भी जान रहे कौन कहाँ नीति, कौन कहाँ सिद्धांत, क्या गणित है क्या नहीं, बताओ। नहीं तो नीति इति सब अच्छी हैं, कुछ किताबें अलमारी में अच्छी लगती हैं, लाइब्रेरी में नीति सिद्धांत टाइप की किताबें सब पार्टियों ने लाइब्रेरी में रखी हैं, पढ़ने का काम नहीं कोई कर रहा, व्यावहारिकता ही प्रिवेल कर रही है। 2 2 4 लाभ कहां है, उतना बात। मैं गौतम राणे के पास चलूंगा।
गौतम राणे बहुत बेहतरीनी के साथ बीएसपी को समझते हैं। और कांशीराम जी जब थे तो ये उस मूवमेंट में का हिस्सा भी रहे हैं। इस नाते ये उस पार्टी के डीएनए से, उसके माइंडसेट से अच्छे से परिचित हैं। गौतम राणे, क्या भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी करीब आ रहे हैं? एक सेकंड। और अगर आ रहे हैं तो डील क्या है? ये सिद्धांत समझौते पर तो डील होती नहीं। डील होगी पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, हम आपको ये देंगे, आप हमको ये देंगे, ऐसे ही डील होती है। गौतम राणे, आपको क्या लगता? देखिए अमिताभ जी, ये स्पष्ट है, मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि जब कांशीराम साहब थे तो उन्होंने बीएसपी बनाई थी, उसका फुल फॉर्म उन्होंने बनाया था बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जैसे ही आपने कहा वसीयत आ गई बहन जी के पास, तो बहुजन समाज पार्टी जो फुल फॉर्म था वो बदल करके बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। और जब बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया तो उस परियोजना के रक्षण के लिए ये सारी की सारी कवायदे शुरू हो गई है। जैसे हरीश जी अभी कह रहे थे कि एक शादी में एक ससुर ने दामाद को हाथी दान में दे दिया, तो दामाद ने कहा कि मुझे वो हौदी भी दे दीजिए जिसमें खाती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा चिंता न करो, जो तुम्हारी खुद ही हौदी हो जाएगी। तो भाजपा का भी यही हश्र होने वाला है, जो हाथी इन्होंने दान में ले लिया है या दे दिया है, ये हौदी होने जा रहे। गौतम राणे, एक मिनट, मसला और इसमें कोई दो राय नहीं। गौतम राणे, एक मिनट जी, आपकी समझ क्या कहती है? क्या समझौता हो सकता है? मायावती जी को क्या ऑफर किया जा सकता है कि वो 22 के चुनाव में एनडीए का सीधे या इशारे में हिस्सेदारी करें, एनडीए के साथ नाव पर सवार हो, और उसके एवज में उनको क्या मिलेगा? आपको क्या लगता? आप उस पार्टी में इतने लंबे समय रहे हो। देखिए ये हम कह रहे हैं अमिताभ जी, हम 2019 में भी हम इस बात को कह चुके थे कि एक बबुआ राजनीतिक और एक सातिर राजनीतिक का ये गठबंधन है, ये बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। 93 में जो गठबंधन हुआ था तो करीब साल भर पहले उसकी तैयारी हुई थी, और इस गठबंधन में पहली मर्तबा 30 मार्च को पहला इनका जो सम्मेलन हुआ, संयुक्त सम्मेलन हुआ, 30 मार्च को हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। हमने पहले ही बता दिया था कि अखिलेश जी पूरी तरह से फंस गए ये गठबंधन करके। ठीक है, अब आगे का बताओ महाराज। आप भी में ये गठबंधन चला गया है। गौतम राणे, तो वो चाहते हैं कि ठीक है, पुरानी बात छोड़िए, 19 छोड़िए। ये देखिए बहन जी सीधे अपने आप को सेव करना चाहती है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो चाह रही है कि 2022 में मिल करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो भाजपा नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लड़ेंगे। ठीक आ गए। मैं ओंकार राज्यसभा में दिखा इसी तरह से रहेगा। ठीक, गौतम राणे, ठीक, मैं ओंकार जी के पास चलूंगा, सबसे अंत में अब्दुल हफीज गांधी के पास आऊंगा, क्योंकि उनकी पार्टी खुद एक मोर्चा है इस लड़ाई में। मतलब जो गौतम राणे कहना चाह रहे हैं उसका मैं सांस्कृतिक अर्थ ये समझता हूं कि जो एलआईसी का सूत्रवाक्य है, योग क्षेम वहम्यम, भाजपा ये कह दे कि तुम्हारे दुख सुख की जिम्मेदारी हमारी, बाकी सब ठीक है, ऐसा गौतम राणे कह रहे हैं। ओंकार सिंह, क्या स्थिति लग रही भाई, जब इतना बड़ा मल्ल युद्ध होगा और इतना बड़ा रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस होगा, 3 बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस से सीधे प्रभावित हैं, सपा, बसपा और भाजपा। क्योंकि भाजपा अन्यथा प्रभावित नहीं होती अगर बहन जी ना बोलती कि हम उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो स्वाभाविक इसका असर सब पर पड़ेगा। एक, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा और बसपा की कोई अगर युति बनती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एडजस्टमेंट, टेक्निकल अलायंस या सीधा अलायंस, कुछ भी कह लीजिए, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा प्रश्न, कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए अमिताभ जी, राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जो होने जा रहा है।
कि सपा भाजपा में गठबंधन पहले न हुआ हो या बाद में न हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, ये सबके सामने। आज वो जिस लिए जा रही है, अभी सागर साहब ने एक बात कही, मैं उसका जरूर समर्थन करूंगा कि अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सारे समझौते हो रहे हैं। और ये चीज़ इससे स्पष्ट होती है कि जो 6 विधायक इनके बागी हुए जी, वो ये समझ गए कि इस समझौते में जाने पर उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है, लिहाजा उन लोगों ने अपना रास्ता अलग चुनने का प्रयास किया, इसीलिए उन्होंने ये बागी तेवर अपनाए। हो सकता है उनकी सदस्यता चली जाए, हो सकता है सदस्यता रुकी रहे, वो एक दूसरा प्रश्न है। सरकार चाहेगी तो स्पीकर साहब का जिस तरह से कार्यक्रम है, हो सकता है वो हटा दें उनको, हो सकता है उनको रखें, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो मायावती जी की पार्टी है उसका हश्र यही होना था। जब किसी पार्टी का गठन नफरत के आधार पे हो तो बहुत दिन चलती नहीं है। चली, खूब चली, ऊंचाई तक चली, लेकिन वो नफरत के आधार को छोड़ के जब व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पे वो पार्टी चली गई तो न तो वो नफरत को बरकरार करके एक कर पाई सबको, और न ही जो व्यक्तिगत स्वार्थ वालों को साथ में रखा था उनको ही एक कर पाई। तो ये सारी चीजें मिलके एक बड़ी चीज बन गई है। और आज स्थिति वही है कि 2019 के चुनाव में जो मायावती जी की दशा हुई है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में इससे भी बुरी दशा होगी। वो जो समझती हैं कि जिस तरह से उनके वोटर उनके साथ परमानेंट रहेंगे, ये उनका मुगालता है और ये गलतफहमी है। आगे समय आएगा वो पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्लानिंग में, हाँ, वो एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है आजकल सोशल मीडिया पर, जगत में कोई न परमानेंट, प्लानिंग में है वो ना? तो वो तो वोट बैंक के साथ भी वही लागू है, परमानेंट कोई नहीं भैया। हाँ, ये तो ठीक ही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी, आपका रिश्ता जुड़ा, उसका मुजाहिरा दुनिया ने देखा, रिश्ता टूटा उसका देखा, और अब तीसरा चरण तू में। पहला चरण रिश्ता हुआ, दूसरा सेपरेशन हुआ, तीसरा दैतेरे की सड़क पर। और मायावती जी कहां तक पहुंच गई है? घर परिवार तक। जो उनकी अपनी शैली है उसी अंदाज में वो बोली। और एक दौर था जब मुलायम सिंह जी के साथ उनका ऐसा रिश्ता था 36 का, उसके बाद कल्याण सिंह के साथ उनका ये रिश्ता बना, भाजपा के साथ नहीं। भाजपा में उनके बड़े प्रिय लोग थे और वो भी भाजपा में बहुत सारे नेताओं के बहुत करीब थी, लेकिन कल्याण सिंह से उनका 36 का था, ना दुआ ना सलाम भाई, सीधी सीधा। अब अखिलेश यादव के साथ वही कटुता मैं देख रहा हूं, उसी तासीर वही है। इस तू में के अभियान में इसका पॉलिटिकल जिस्ट क्या है समाजवादी पार्टी की नजर से? आप नफा में हैं, नुकसान में हैं, न्यूट्रल गियर में हैं, कहां खड़े हैं, क्या समझते हैं आप? अब्दुल हफीज गांधी। देखिए अमिताभ जी, राजनीति में मैसेज होता है। राजनीति में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन एक बड़ा मैसेज इस जो पूरे प्रकरण से गया है वो ये है कि जो चीजें अघोषित तौर पर हो रही थी, जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बन रहा था, वो अलायंस एक तरह से घोषित हो गया है। तो हमने जो चीज अंधेरे में हो रही थी उस पर उजाला कर दिया और वो सबको नजर आने लगी है। तो एक तो बड़ी जीत जो है, हालांकि वो हमारे डायरेक्ट प्रत्याशी नहीं थे, हमारा समर्थन प्राप्त था, वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे, और जिस तरह से उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया वो भी आपत्तिजनक है। सेक्शन 33 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि अगर कोई भी त्रुटि है, अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक है, तो उनको जो है रिटर्निंग ऑफिसर ओवरलुक कर देंगे और मौका भी दिए जाएंगे, लेकिन उसी आधार पर जो है उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। तो ये अलग बात है कि अब वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन हमने जो एक मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि 2019 का इलेक्शन जब हुआ तो हमने हर तरीके का साथ बहुजन समाज पार्टी का दिया। सीटें भी, जैसा अभी हमारे पत्रकार महोदय जी बता रहे थे, कि सीटें भी उनको अच्छी मिली और
हर तरीके का सम्मान देने की कोशिश की। बहन जी ने खुद कहा कि माननीय अखिलेश जी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है और पिछली बातें जो हैं अब वो भूल जानी चाहिए। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब पिछली बातों को भूलने का वक्त आ गया है और अखिलेश जी मुझे वाकई बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, जिस तरह से एक सगा व्यक्ति इज्जत देता है उस तरह से देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ तो आप देखिए कि हमारी तरफ से एक भी कटु वचन नहीं आया। माननीय अखिलेश जी ने कभी भी प्रहार नहीं किया, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हमेशा कटुता अपनाई गई और हमेशा जो है समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी पर उन्होंने अटैक करने की कहीं ना कहीं कोशिश की थी। तो कटुता उनकी तरफ से थी, हमारी तरफ से नहीं थी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी देखिए अखिलेश जी ने कभी भी बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ नहीं बोला, हमेशा सम्मान देने की कोशिश की है। क्योंकि जिन वंचितों की लड़ाई, जिन दलितों की लड़ाई, जिन समाज में मुख्य धारा से पिछड़ों की लड़ाई बहन जी लड़ रही थी, वो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है और लड़ भी रही है। हमने ये इतिहास ने देखा है कि हमने वंचित तबकों की लड़ाई लड़ी है, जिनको हक दिलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है। क्योंकि बहन जी की भी वही लड़ाई थी, तो हम उस लड़ाई में जो है योगदान देने की कहीं ना कहीं कोशिश की। लेकिन बहन जी ने जिस तरह के बयानबाजी की और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कहने की कोशिश की हैं, उससे जो है जो बहुजन जो जिसे हम कहते हैं या जो वंचित तबका है उसकी लड़ाई में कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बहन जी की एक हमेशा राजनीति रही है कि वो अवसरवादिता की राजनीति करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो गई हैं, उन्होंने हर दल के साथ सरकार बनाई और उस सरकार में वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन चाहती हैं। देखिए, मैं अभी आप आगे का पूछ रहे थे क्या होगा, तो आगे घोषित अलायंस होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, जनता को ठगने का काम किया जाएगा। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी, विजय शुक्ला, दो बातें समझ में आई। मायावती ने अपनी तरफ से एक जेस्चर दिया, बीजेपी ने उस पर प्रतिवाद नहीं किया, ये नहीं कहा कि नो थैंक यू वेरी मच। बीजेपी ने दरवाजा ना खोला लेकिन रोशनदान खोल दिया। और दूसरा, हर पार्टी के साथ गठबंधन करने का प्रयोग उत्तर प्रदेश में मायावती जी से पहले चौधरी अजीत सिंह कर चुके। उन्होंने इतने गठबंधन कर लिए कि अब ना गांठ बची ना रस्सी, सब मामला गड़बड़ा गया। नहीं, देखिए वास्तव में ये एक रणनीति के तहत हुआ है जी, ये सुनियोजित था पूरा, वरना 9 सीटें जीत सकते थे, बीजेपी जीत सकती थी आसानी से। हाँ, और उसकी तैयारी पहले हुई थी, लेकिन बीच में मुझे मालूम हुआ था कि बसपा के लिए 1 सीटें छोड़ेंगे और वही हुआ। जी, कोई ये एक पूरा लिखी हुई नहीं हो, और बीजेपी वास्तव में चाहती है जी जा रहा है और उसे बिल्कुल ये आभास है कि उसके साथ नहीं जाएगा। दूसरी बात, बीएसपी जो है लगातार चुनाव हार रही है, उसका जनाधार खिसक रहा है, अतिगलित मोदी के साथ जा रहे हैं, वो सारे प्रयोग कर चुकी है। इसके पहले वो ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती कहती थी कि मोदी पिछड़े नहीं हैं। तो ये सारी बातें वो लगातार साबित करती रही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और जी, ठीक बात विजय शुक्ला। कुछ तकनीकी समस्या भी, आवाज में हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। हरीश श्रीवास्तव, वही बुनियादी सवाल, पिछला जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, कल हमसे आपकी एक पार्टी की नेता ने कहा कि हम लोग तो जितनी अंक गणित था उतने में सीमित रहने वाले, सिद्धांत मानने वाले लोग हैं। तो मैंने उनको तुरंत बता दिया कि पिछला जब राज्यसभा का चुनाव था तो आप अपने कोटे से बाहर जाके गाजियाबाद के व्यापारी अनिल अग्रवाल को जिता के लाए थे कि नहीं लाए थे, जिसमें रघुराज प्रताप से लेकर विजय मिश्रा तक सबसे वोट मैनेज हुआ था। तो यहां तो 9 आसानी से जीत रहे थे। यानी पहले पूरी आपने भेजी बसपा के घर, उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में पूरी के ऊपर गुना और बूरा डाल के भेज दिया। यही चलन है। तो अब माने कि नाता पक्का। हरीश जी, देखिए, पहली बात तो ये कि जो मोहसिन रजा जी की जो बात कही है वो कोई पार्टी का बयान नहीं है। सरकार के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने स्पष्ट ये अपनी बाइट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता नहीं। जी, वही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी को मायावती जी के सहयोग या समर्थन की कोई दरकार नहीं। जी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, अपने नीति, कार्यक्रम और नेतृत्व के बल पर जनता के बीच रहे, ठीक है और रहे। जी ठीक हरीश जी। जी जी। आपकी बात तो ये जो जितनी बातें व्याख्याएं की जा रही हैं, जी ठीक है, अपने अपने तरीके से हर आदमी ठीक। उसकी व्याख्या जी, कर जी, सकता जी, है जी, और कोइंसिडेंस जोड़ सकता है। जी 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 लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को बसपा के समर्थन की कोई ठीक दरकार ठीक नहीं। ठीक 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 हरीश जी, एक छोटी सी घटना याद दिला के मैं खट से फिर बाकी मेहमानों के पास चलूं, समय कम है। एक दिन अचानक अब स्वर्गीय जयंत मल्होत्रा का मुझे फोन आया, बड़ी पुरानी बात। बोले भाई कहाँ हो अग्निहोत्री जी? मैंने बताया, बोले आज बड़ी लंबी मेरी मुलाकात हुई पंडित जी से, अटल जी को बोलते थे। बोले 1.25 घंटा हम लोग साथ रहे और बसपा और भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी आप पता कर लो। सुन लीजिए, आपने कहा ना कि सिद्धार्थनाथ जी बोले, मैंने अटल जी से पूछा खुद, उन्होंने कहा ना 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 कौन कह रहा भाई, ना 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 हम विपक्ष में बैठेंगे क्या। मैंने अडवाणी जी से पूछा, मुरली मनोहर जोशी से पूछा, त्रिमूर्ति से पूछा, सबने खंडन किया। 3 दिन बाद गठबंधन हो गया, सरकार बन गई। माधवराव सिंधिया लड़े चुनाव कांग्रेस से निकलने के बाद, पूरी पार्टी कह रही थी कि माधवराव के खिलाफ उम्मीदवार लड़ेगा, पर्चा वापस नहीं लेगा, लड़ेगा। एक नेता ने मुझसे कान में कहा कि नहीं लड़ेगा, और जिस दिन पर्चा वापसी का समय था 3:45 बजे जाके पर्चा वापस ले लिया बीजेपी ने। इसलिए कहे सुने पर कौन किसके यकीन करता है राजनीति में महाराज। हम लोगों ने दुनिया इतनी देख ली, अब तो लगता है कि ना भैया जो घट रहा वही सच है। गौतम राणे, बीजेपी को जरूरत क्यों है बीएसपी की? बीएसपी गेट क्रैश करके तो घुस नहीं सकती। पहले जेस्चर बीजेपी ने दिया, एक सीट छोड़ी है। अगर गौतम जा रहे हैं वहां राज्यसभा, तो ऑल क्रेडिट गोज टू बीजेपी, वरना 18-17 विधायकों पर तो राज्यसभा नहीं मिलती। एग्जैक्टली अमिताभ जी नहीं बिल्कुल नहीं। अमिताभ जी इस बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ब्रेक है, और उस ब्रेक कॉन्फिडेंस में एक कुशल व्यवसायी, जो राजनीतिक व्यवसायी बहन जी हैं, उस कुशल व्यवसायी ने अपना रास्ता तलाश लिया। 2022 में उनको हर हालत में अपने टिकटों की लॉटरी लगानी है, ऑनलाइन सेलिंग करनी है, और वो जब तक बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उनके टिकटों की पूरी तरह से बिक्री नहीं हो सकती। अगर वो अकेले लड़ेंगे तो हो सकता है फुटकर कोई खरीदार आ जाए, लेकिन बल्क में कोई खरीदार नहीं आएगा। इसलिए वो भाजपा के साथ जब गठबंधन करेंगी तो बल्क के खरीदार आ जाएंगे, उस पर ज्यादा बोलियां लग सकती हैं, ऑक्शन हो सकता है। वो कुशल व्यवसायिक राजनीतिक हैं, और बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ब्रेक हो गया है, उस ब्रेक कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से जो डैमेज हो गया है उसको कंट्रोल करने के लिए बसपा के समर्थन लेने की जरूरत है। लेकिन नुकसान इसका ये होगा, शेड्यूल कास्ट कम से कम 80% अगर वो गठबंधन करती है तो वो छोड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा। जी ठीक बात है। ओंकार जी के पास चलूं उससे पहले फिर एक बात मुझे अनुभव से जो मैंने देख रहा हूं वही कहूंगा, पढ़ी सुनी बात नहीं। वाजपेयी जी की और उससे पहले की जनसंघ दूसरे किस्म का मामला था। आज भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी की सदारत वाली पार्टी है, उस पार्टी की जन्मपत्री में जो ग्रह बैठे हैं वो इतने प्रबल हैं कि जो भी अलायंस रहा इनका वो निस्तेज हो गया। देख लो, 58 बचे। तो अगर मायावती जी ऐसी किसी अपेक्षा इच्छा में आ रही है तो वो भी गड़बड़ा जाएंगी इस बार। ये वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है, ना ना ना, पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अगली बार से बेचने और खरीदने का मामला खत्म हो जाएगा। देख लो ना, अकाली दल का देख लो, शिवसेना का देख लो, सबका देख लो। खैर ओंकार नाथ जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ये जेस्चर क्यों दिया कि एक सीट बीएसपी के लिए राज्यसभा की जाए, इसका रास्ता बना दिया?
बीजेपी का इसके पीछे क्या सोच हो सकती है, रणनीति हो सकती है, पॉलिटिकल क्या गेम हो साहब सकता है? ये बीजेपी जाने और बसपा जाने, जी ये बीजेपी जाने और बसपा जाने, हम उस पर कोई कमिट नहीं करना चाहते हैं। हाँ लेकिन मैं एक बात आज आपसे जरूर कहूंगा आपके जी। इस चैनल पे, जी कि जो ये राजनेता अपनी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाते हैं, वो समझते हैं जाके वहाँ वो नेता बन जाएंगे, तो नेता नहीं रहते, वो पिछलग्गू हो जाते हैं और कभी कभी तो उनका पूरा का पूरा वजूद ही समाप्त हो जाता है। जी और कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो जाके नई पार्टी बनाने के चक्कर में एकदम ध्वस्त हो गए हैं। बहुत से उदाहरण हैं, कल्याण सिंह जी का ले लीजिए, बाहर निकले तो क्या दशा हो गई। बलराज मधोक जी का ले लीजिए, बाहर निकले तो क्या दशा हो गई। अभी हमारे यहाँ सलीम शेरवानी जी कांग्रेस के नेता थे, पहले सपा में गए, सपा में से फिर आए कांग्रेस में, कांग्रेस से फिर सपा में गए। अब उनकी क्या हैसियत हो, क्या अंदाज लगा लीजिए। आज अनु टंडन जी कांग्रेस से गई हैं, तीसरे नंबर पे वहाँ पे थी। साक्षी महाराज से उनकी हार में 5 लाख का अंतर था, वहाँ जाके वो क्या पाएंगे और क्या करेंगे भगवान जाने। तो ये नेता इसलिए इधर उधर भागते हैं कि इन्हें कुछ मिल जाए, जी और ये कोई विचारधारा से प्रभावित होकर कहीं नहीं जाते हैं। नहीं, और विचारधारा ये का जब तो तक मामले चलता खत्म हो गया रहेगा भैया। तब तक ऐसे ही अवसरवादी गठबंधन बनते रहेंगे, ऐसे ही अवसरवादी समझौते होते रहेंगे। विचारधारा बची नहीं, अब तो एक ही धारा है भाई, हर्रा लगे ने फिटकरी रंग चोखा आ जाए, वही धारा है। विचारधारा तो खत्म हो गई। अब्दुल हफीज गांधी, आपको बसपा से 2-2 हाथ करने के लिए अपने को सन्नद्ध रखना पड़ेगा। अब परिस्थिति वैसी बन गई, युद्ध घोष हो गया, और सीधे न सही लेकिन बसपा की बैकिंग में बीजेपी होगी, ऐसी संभावनाएं भी तर्क पर आधारित हैं। अन्यथा राज्यसभा की सीट पर बीएसपी का चिंतन ही व्यर्थ था इस आंकड़े में। भाई सपा कांग्रेस से आपका रिश्ता नहीं, आपके पास 17-18, राज्यसभा चिंतन में ही नहीं आती बसपा के कभी। अब उसका उम्मीदवार निर्विरोध जा रहा है 2 तारीख की शाम को। तो आपको भी कोई ना कोई ये दायरा तय बनाना पड़ेगा कि 19 में आप जिसके साथ 7 जन्म का बंधन घोषित कर रहे थे, अब उसके खिलाफ मैदान में मायावती जी का तो ये अभ्यास है, वो 1 घंटे के भीतर भी मैदान में उतर सकती हैं। आपको भी वही अभ्यास डालना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लड़ाई गली गली चौराहे चौराहे होगी। अमिताभ जी बोलूंगे जी अमिताभ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद आपको याद होगा कि हम लोगों ने अलायंसेस के एक्सपीरियंसेस करे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 इलेक्शंस में, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और यही सीखने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया कि समाजवादी पार्टी आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें किसी के साथ, किसी भी बड़े दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, हम अकेले जाएंगे। नहीं, अब बड़ा दल कोई बचा ही नहीं। और भी जो भाई भाजपा के साथ आप जा नहीं सकते, बाकी कोई बचा नहीं। हाँ। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। जब बहन जी ने जो आज का स्टेप उठाया है, इससे पहले ही हम फैसला कर चुके हैं कि हम किसी बड़े दल के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब है हम बीएसपी के साथ भी नहीं जाने वाले थे, तो हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। बहन जी ने तो आज कहा है, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि जो हमारे अनुभव रहे हैं, कटु अनुभव रहे हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और उसी सीखने के बाद जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारा संगठन है, उसी संगठन की ताकत पे हम 22 का भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और जो भी आगे आने वाले इलेक्शन होंगे उतना उन इलेक्शंस को हम लड़ेंगे। हाँ, इतना हम जरूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो और भी जो छोटे छोटे दल हैं, उनसे हमारे किसी तरह की जो है एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन किसी बड़े दल से हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जी, एक छोटा सा सवाल ब्रजेश शुक्ला से और लेता हूं। ब्रजेश जी, बीजेपी और बीएसपी का राजनीतिक मंच पर नई कदम ताल, उसका शेप क्या होगा, इसको लेके अभी बड़े तमाम अटकलें हैं। कुछ लोग कह रहे पर्दे से, इधर ये भी पर्दे में होंगे, वो भी पर्दे में होंगे, वहीं से बात होगी। 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह रहे ना भाई सीधी बात हो जाएगी, मिला भेटी हो जाएगी। भैया दूज भी आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने का अनुभव क्या कहता है? कौन सा स्वरूप आपको ज्यादा संभावित लगता है? मुझे लगता है ये जो परोक्ष गठबंधन होगा जी, दोनों का, प्रत्यक्ष मुझे नहीं दिखता है। जी, कारण क्या है? प्रत्यक्ष के कारण क्या है कि
बीजेपी के पास बहुत कुछ है, अब वो क्या देगी अब बसपा को? 350 सीटें उनके पास हैं विधानसभा की, क्या अपनी जीती हुई सीटें उनको दे देंगे? और वास्तव में एक यदि लड़ेंगे एक रणनीति के तहत कि साहब ऐसे प्रत्याशी हमको उतारना है, ऐसे प्रत्याशी हमको उतारना है इस सीट में, हम ये लड़ाई बड़ी मारक होती है जो पर्दे के पीछे से लड़ी जाती है। पर्दे के पीछे की लड़ाई दुश्मन को ज्यादा प्रभावित करती है, वो ज्यादा मारक होती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष गठबंधन नहीं होगा। जो वर्तमान नेतृत्व है वो आप जानते हैं बीजेपी का कैसा है, वो बहुत ज्यादा समझौता नहीं करता है, एक एक सीट के लिए वो गठबंधन छोड़ देता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रत्यक्ष गठबंधन होने जा रहा है। जी चलिए अमिताभ जी आपके पास संपादकीय टिप्पणी क्या है प्लीज सर। जो बात ब्रजेश शुक्ला ने अंत में कही उसी पर मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। सिद्धांत से ज्यादा जनता को दृष्टांत समझ आता है। एक दिन कांशीराम जी, मायावती जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी और एल.के. आडवाणी और कल्याण सिंह, ये लोग 8 बजे से 2:45 बजे रात तक बैठे। 2:45 बजे बाहर निकले तो हम लोग इनसे बात किए। अब ऐसी उम्मीद मत पाल लेना भाई बसपा वालों ना, 5 मिनट का ही समय है, उसी में बात करो और चलो आगे बढ़ो। ये वाजपेयी नहीं है कि 6-7 घंटे विमर्श हो रहा है। 5 मिनट में चार्टर्ड हाथ में देंगे, भाई ये कागज है, इस पे लिखा है, पढ़ के बाहर से पढ़ के आओ और बताओ अंदर हाँ या ना, चलो आगे बढ़ो। एक तो ये है जो मैं देख रहा हूं। दूसरी बात जो मुझे लगती है, भारतीय जनता पार्टी अब समझौते में बहुत टफ बार्गेनर है। उनके जितने भी वाजपेयी के समय में जो अलायंस फ्रेम हुआ था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एक दौर था उसमें 23 या 26 दल थे। जो जरा जिसने जुम्बिश की उसी को बाहर किया, बोले भगवाई ये हाँ आंखें मत तेरे रो, बाहर जाओ, हम देख लेंगे हमको क्या करना है। अब भाजपा का मिजाज हो, और मायावती जी दूसरे क्लास की अभ्यस्त है, वो दूसरी पढ़ाई पढ़ती नहीं, उनका सिलेबस अलग रहा। बिल्कुल वो नरसिंह राव के समय जब जितेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता हुई और अलायंस हुआ, तब भी काशीराम का अपर हैंड था। बहन जी जब मुलायम सिंह काशीराम का अलायंस हुआ, तब भी काशीराम का अलायंस अपर हैंड था। उसके बहुत सारे किस्से तो ब्रजेश जी को पता ही होंगे, वो कैसी कैसी परिस्थितियां लखनऊ में क्रिएट कर देते थे गेस्ट हाउस में काशीराम। फिर जब भाजपा से हुआ तो भी बहन जी का तुर्रा ऊपर रहा, अखिलेश जी से हुआ तो भी तुर्रा ऊपर रहा। लेकिन अब की तो भैया अगर इनके साथ जाओगे हरीश जी के साथ तो ये डिक्की में बैठा लेंगे, ये भी जान लो। सीट तो मिल ही नहीं सकती, डिक्की में बैठने की जगह मिल जाए समझो बहुत है। और जो बात ब्रजेश शुक्ला कह रहे थे कि सीटों पर टेक्टिकल एक समझ बन जाती है। हाँ, बसपा इस काम में पुरातन काल से निष्णात है। एक का मैं गवाह हूं, मेरे ख्याल से राजीव गांधी का समय था, काशीराम जी के पास कांग्रेस के 2 बड़े दूत आए राजीव गांधी जी के, मध्य प्रदेश में या कहीं चुनाव था क्या, तो वो ये कहने आए थे कि भाई कहां कहां आप कैसे उम्मीदवार लड़ा दो क्या। तो जो उन्होंने कहना था, जो उनकी शैली थी, वो उन्होंने कह दिया। और वो पपीता खा रहे थे तो वो खाते रहे, उनको पपीता नहीं खिलाया, और जो कहना था 5 मिनट में कह दिया, बोले भाई जाओ बात करके बताना। तो बाद में मैंने पूछा कि भाई क्या मसला था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये लोग मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि भाई आप रहोगे तो दूसरे को हरवा दोगे। तो बोले हरवाना भी बड़ा काम है। तो वो कहते थे कि हम तो बहुत समय तक यही काम ही कर रहे हैं, जहां का जैसा आदमी मिल जाए वैसे ही वो ले लेते हैं अनुबंध। राजस्थान में किसको हराना है आ जाओ जी, मध्य प्रदेश में किसको हराना है आ जाओ जी, वो काम हो सकता है। लेकिन
325 के करीब विधायकों वाली पार्टी, इतने बड़े जनाधार वाली पार्टी, मुझे लगता है यह प्रयोग फिर बसपा के का आखिरी प्रयोग ना हो जाए कहीं। उसके बाद हो सकता है बसपा के पास प्रयोग करने लायक सामर्थ्य और शक्ति ही ना बचे, ऊर्जा ही ना बचे। क्योंकि एक रामायण में प्रसंग है कि इस धरती पर ऐसा भी हुआ कि जो आया उसका आधा बल सामने वाले में समा गया। वो भी है हरीश जी। तो उस परिस्थिति में मुझे लगता है फिर ये बसपा का हो सकता है आखिरी राजनीतिक प्रयोग हो। और जो बात गौतम राणे कह रहे थे कि ऑनलाइन सेल और ऑफलाइन सेल, मित्र, पार्टी को उस स्तर तक ले जाने में काशीराम ने बड़ी मेहनत की थी। तब वो स्तर आया था कि भाई कुछ मिले। वो स्तर जाते भी देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, मैनेजमेंट कोटे की सीट जैसे होती है ना यूनिवर्सिटीज में, कौन लेना चाह रहा है? जब आपके पास जिताने की गारंटी नहीं तो मूल्य नहीं मिलता। मूल्य तभी मिलता है जब आपका टिकट जिताने की गारंटी हो। मेरे ख्याल से ब्रजेश जी ने भी देखा होगा, हम सब लोग भी देख रहे थे, बाकी हमारे ओंकार भाई ने भी देखा होगा, गौतम राणे साहब ने भी, अब्दुल हफीज गांधी ने भी, जो 19 का चुनाव हुआ, गठबंधन की टिकट सबसे हॉट केक क्यों रही? एप्पल के नए फोन से भी ज्यादा। क्योंकि पॉलिटिकल क्लास के लोग कह रहे थे ये टिकट नहीं है चुनाव की, ये लोकसभा का एंट्री पास है भाई। ब्रजेश जी कह रहे थे ना यूपी में कि सीधे लोकसभा पहुंचो, इनका टिकट मिल जाए तो गठबंधन का। उसी झोंक में जाने कितने बर्बाद हो गए। कई लोग महीने महीने भर कोमा में रहे, बोले भाई साहब गलतफहमी हो गई थी, इतना लगा दिए और बताइए हार गए। लोगों को लग रहा था 51% वोट बैंक है, पर्चा भरा और जीते। इतना सहज नहीं होता। ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड समाप्त करना मित्र। हाँ। मैं एक बात बताना, मैं एक डिबेट में गया था जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मुझसे पूछ लिया कितनी सीटें आपको लग रही, तो हमने कहा आएंगी, अच्छा लड़ेंगे। कहने लगी कुछ आप दौरा नहीं करते क्या? हाँ। 78 2 सीटें जा रही हैं हाथ से, 3, एक बनारस चली जाएगी, चाहे तो वो भी जीत ले, और रायबरेली अमेठी पे थोड़ा हमारे कृपा से ये जीत जाएंगे। बाकी भैया सफाया है, महागठबंधन ही जीत रहा है। जी। तो ये तो भावना थी। इसीलिए उसका जो शेयर था वो बहुत हाई था उस वक्त, इसीलिए हाई था। हाँ, अब लोग जान गए कि ना भैया ये एप्पल का फोन नहीं था, ये तो चाइनीज था। तो चाइनीज है तो फिर चाइनीज की बात होती है। इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के साथ अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता बनता है आगे चलकर इस राज्यसभा के बाद, जो 22 के चुनाव के संदर्भ में हो, तो वो रिश्ता क्या परिणाम देगा तो भविष्य जाने। लेकिन इतना मुझे अनुभव से दिख रहा है कि बसपा शायद समझौता और निगोशिएशन करने की हैसियत की पार्टी रहे, वो आखिरी दौर होगा उसका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ से जब वो अलग होगी, अगर जुड़ी तो शायद फिर इस स्थिति में खुद को ना पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौजूदा सियासत में जो घट रहा है उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल बसपा के लिए है, हाथी के लिए है कि तमाम प्रयोगों के बाद हाथी दौड़ने लग जाएगा या फिर जहां है वहीं बैठ जाएगा। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।